जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है यहाँ की श्रीनगर। फिलहाल यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा जी हैं। ये यहाँ के सेकंड एलजी हैं। अगर आ जाए फर्स्ट एलजी कौन थे? फर्स्ट एलजी थे गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू और कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडित त्योहार मनाते हैं हेरथ महोत्सव। ये महाशिवरात्रि पर जम्मू कश्मीर के पंडितों द्वारा मनाया जाता है हेरथ महोत्सव। ट्यूलिप महोत्सव, ट्यूलिप एक फूल भी होता है। ट्यूलिप उत्सव एक वार्षिक उत्सव है, साल में एक बार मनाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर के ट्यूलिप उद्यान में आयोजित किया जाता है। बहु मेला, बहु मेला जम्मू के बहु किला है, बहु किले में आयोजित होने वाला एक हिंदू उत्सव है। और खीर भवानी मेला, ये जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में आयोजित किया जाता है। सभी को राम राम। हाल फिलहाल के मंथली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स को, जो मंथली करंट अफेयर्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो जिसमें हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम भारत के मैप के साथ इसको एडजस्ट करेंगे, कवर करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को डिवाइड करेंगे और साथ ही वर्ल्ड मैप का यूज़ करेंगे, भारत के मैप का भी यूज़ करेंगे। इन सब के साथ ही हम इंपॉर्टेंट इमेजेस का भी यूज़ करेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये है कि एक तो इमेजेस और मैप के साथ याद करने से आपको जो भी पॉइंट्स हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगे। साथ ही जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भी आप ऑप्शन देखकर बाकी इजीली डिसाइड कर सकते हो कौन सा सही था, कौन सा गलत है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम नायब सिंह सैनी है और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो हिसार में है हरियाणा के। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मटर को अफेक्ट करने वाले एक डिजीज की खोज की है, प्रभावित करने वाले रोग की खोज। उस डिजीज का नाम है विचिज ब्रोम। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और यहाँ के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। ये गुजरात के साबरमती में है। ये महात्मा गांधी जी का पहला आश्रम था जो उन्होंने भारत में स्थापित किया, भारत में बनाया था। इस आश्रम को पुनः शुरू करने के पीछे गांधी जी के जो विचार थे उनको सभी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना है। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी कोचरब आश्रम की, और भारत में पहला आश्रम था जिसे महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया था। इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट बनाया जा रहा है कुलशेखरपट्टिनम में, जो तमिलनाडु के थुथुकुटी जिले का एक तटीय गांव है। और अगर फर्स्ट स्पेसपोर्ट की बात करें तो ये श्री हरिकोटा आइलैंड पर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश स्टेट का आइलैंड है ये। फर्स्ट स्पेसपोर्ट का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और जो फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई थे। अगर फिलहाल चेयरपर्सन की बात करें तो श्री एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। जो फर्स्ट स्पेस सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो प्राइमरली बिगर और हैवी लिफ्ट ऑफ मिशन के लिए डेडिकेटेड किया गया है अब, मतलब ज़्यादा बड़े रॉकेट और हैवी सैटेलाइट्स के लिए। और जो सेकंड स्पेस पोर्ट है कुलशेखरपट्टिनम, ये स्मॉलर पेलोड्स के लिए बनाया गया है, कम वेट वाले रॉकेट्स जो कम वेट वाली सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। इससे एक तो ये फायदा है कि एक स्टेशन पर, एक स्पेस पोर्ट पर एक तो ट्रैफिक कम रहेगा और रिसोर्सेज का भी सही तरीके से यूज होगा। इसका एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी है। जैसे आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश के यहाँ पर श्री हरिकोटा आइलैंड है, जो ये इंडिया का पहला स्पेस पोर्ट था। यहाँ से पहले रॉकेट छोड़ते थे। और फिलहाल कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में इस जगह पर है। जब भी हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो ट्राई करते हैं कि इक्वेटर के पास से हो, क्योंकि इससे अर्थ की रोटेशन की वजह से एक वेलोसिटी बूस्ट मिलता है, जिससे रॉकेट को कम एनर्जी लगानी पड़ती है। इससे एक तो फ्यूल बचेगा, जिससे हमें कम फ्यूल ले जाना पड़ेगा, तो कम वेट होगा फ्यूल का, और जो वेट वहाँ से बचा है
उसका यूज हम और ज़्यादा हैवी सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए कर सकते हैं। कुलशेखरपट्टिनम से इक्वेटर के लिए एक स्ट्रेट पाथ अवेलेबल हो जाता है। जबकि अगर श्रीहरिकोटा से बात करें तो हमें एक शार्प टर्न लेना पड़ता था, क्योंकि अगर श्रीलंका के ऊपर से जाएंगे, जो भी रॉकेट्स के डेब्रिज होते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट जो बीच में डिवाइड होते हैं, जैसे पहले ये हो गया, उसके बाद ये, फिर ये, इस शार्प टर्न का यही यूज रहता है, जो भी रॉकेट्स के पार्ट अलग होते हैं वो श्रीलंका पर ना पड़े और किसी ह्यूमन की लाइफ डेंजर में ना आए। इसके लिए जो ये शार्प टर्न लेते हैं, इसको डॉगलेग मनोवर भी बोला जाता है। इससे हमें नुकसान होता था, एक तो पाथ काफी लंबा हो जाता था क्योंकि ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है, इससे फ्यूल की खपत ज्यादा होती थी, ज्यादा फ्यूल ले जाना पड़ता था, मतलब रॉकेट में ज्यादा वेट होगा, तो वो वेट कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए हमें जो सैटेलाइट लॉन्च करते थे उसमें एडजस्ट करना पड़ता था। सेकंड पॉइंट देखते हैं, समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। ये भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच आयोजित किया गया था, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये इसमें गलती से एडजस्ट हो गया, यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश का पॉइंट है। इसके अलावा भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास का भी आयोजन किया जाता है। एक हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास और समुद्र लक्ष्मण नौसेना अभ्यास है, भारत और मलेशिया के बीच। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की कैपिटल चेन्नई है और यहाँ के सीएम है M.K. स्टालिन। यहाँ के गवर्नर है R.N. रवि। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केरला सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सी स्पेस। इसका उद्देश्य है मलयालम लैंग्वेज की फिल्म्स हैं, मलयालम सिनेमा, इसको बढ़ावा देना। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। छत्तीसगढ़ के पॉइंट को देखते हैं, छत्तीसगढ़ की गेवरा खान है। क्वेश्चन है किस खनिज से संबंधित है ये कोयला से संबंधित है, कोयला खान है। ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने वाली है, क्योंकि इस खान में फिलहाल जो 5.25 करोड़ टन की उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाकर 7 करोड़ टन सालाना करने की पर्यावरण मंजूरी दे दी गई है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने वाली है, गेवरा खान, जो छत्तीसगढ़ में है। असम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल दिसपुर है और सीएम है यहाँ के हेमंत बिस्व शर्मा। यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी हैं। असम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया है। ये स्टैचू समर्पित है योद्धा लचित बोरफुकन को। इस स्टैचू की ऊंचाई 125 फीट है और इसके मूर्तिकार हैं राम सुतार। लचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। 1971 में सराई घाट का युद्ध हुआ था जिसमें असम की सेना का नेतृत्व लाचित बोरफुकन ने किया था। इस युद्ध में मुगल सेना ने असम पर कब्जा करने का प्रयास किया था जिसमें वे विफल रहे थे। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल बनाई गई है, इससे चीन की सीमा पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक सुरंग है और असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच में हर मौसम में इससे कनेक्टिविटी रहेगी। टूरिज्म के लिए तो फायदा होगा ही, साथ में इस टनल की वजह से चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है वहां तक कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। यहाँ पर नागालैंड के कुछ प्रमुख उत्सव बताए गए हैं। सेकरेनी उत्सव, ये फेस्टिवल नागालैंड की अंगामी जनजाति मनाती है और 10 दिन तक ये मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव को पहली बार 2000 में स्टार्ट किया गया था, सन 2000 में, और इसमें नागालैंड के जैसे वहाँ का लोकल फूड हो गया, हस्तशिल्प या वहाँ के जो कल्चर है उसको प्रदर्शित किया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी का भी नाम है, उसी के नाम पर इस महोत्सव का नाम रखा गया।
मेन मकसद इसका टूरिज्म को बढ़ावा देना है। एयालेंग महोत्सव, इसे कोन्याक नागा द्वारा मनाया जाता है। कोन्याक नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। मोआत्सुमोंग, इस उत्सव में ग्रामीण एक दूसरे को उपहार देते हैं जिससे दोस्ती बनी रहे, खाना खिलाते हैं। और बुसुदीमा महोत्सव की बात करें तो इस फेस्टिवल को दिमासा जनजाति मनाती है। इसमें वे अपना पारंपरिक भोजन, खेल, मतलब अपने पारंपरिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए मनाते हैं। उन्नति योजना, जिसका पूरा नाम है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार उत्पन्न करना। इसका काम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इंडस्ट्री को डेवलप करके वहां के लोगों के लिए जॉब डेवलप करना है। उत्तर पूर्वा से ही आपको पता चल जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न की बात हो रही है यहां पर। जीआई टैग की बात करते हैं। एक जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को तब मिलता है जब वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में हो या वहां बनाई जाती हो, वहां पैदा होती हो, उसकी एक अलग क्वालिटी हो या फिर एक रेपुटेशन हो। जैसे दार्जिलिंग टी है, आपने काफी बार नाम सुना होगा, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। दार्जिलिंग में जो टी उगती है उसको ही दार्जिलिंग टी बोल सकते हैं। उस क्वालिटी की टी चाय यदि कहीं और भी उगा दे, मान लो कर्नाटक में ही उस टाइप की चाय उगा दे, तो उसको दार्जिलिंग टी नहीं बोल सकते। तो सिर्फ दार्जिलिंग में उगने वाली टी को ही दार्जिलिंग टी बोल सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि एक तो वो फेमस हो जाती है लोगों के बीच में, इससे वहां का इंपोर्ट बढ़ता है, वहां के जो कारोबारी रहते हैं उनको फायदा पहुंचता है। कोई और पार्टी उस नाम का यूज नहीं कर सकती जिसका प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता है। मध्य प्रदेश से रियावन लहसुन को जीआई टैग दिया गया है। तो रियावन लहसुन के सभी बल में 5 से 6 कलियां होती है और इसका स्वाद भी दूसरे लहसुन से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा तीखा स्वाद होता है और तेल की मात्रा भी इस लहसुन में ज्यादा होती है। त्रिपुरा से रिस्सा, वहां की पारंपरिक आदिवासी पोशाक है रिस्सा, इसको जीआई टैग दिया गया है। रिस्सा हाथ से बुना हुआ एक कपड़ा होता है जिसका उपयोग महिलाएं अपने ऊपरी परिधान में यूज करती हैं, या फिर शादियों या त्योहारों में पुरुष भी इस कपड़े की पगड़ी पहनते हैं। एक तो इसका डिजाइन अलग होता है और काफी रंगों का यूज भी किया जाता है जिससे इसकी एक अलग पहचान बनती है। इसके अलावा त्रिपुरा से माताबारी पेड़ा और पचरा को भी जीआई टैग मिला है, ये आप नोट कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उस पीडीएफ का आप प्रिंट आउट निकाल लेना, वहां पर जो मैं चीजें अलग से बता देता हूं वो नोट कर लेना आप। माताबारी पेड़ा दूध से बनी हुई एक मिठाई है जो वहां पर एक मंदिर है तिरुपुरा सुंदरी, वहां पर यह प्रसाद के रूप में यूज होती है माताबारी पेड़ा। और पचरा वहां का एक पारंपरिक परिधान है, ये एक परिधान है, एक कपड़ा है, टेक्सटाइल जो हाथ से बुना जाता है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की जो आभूषण कला है सिल्वर फिलिग्री, इसको जीआई टैग दिया गया है। सिल्वर फिलिग्री के अलावा इसको रूपा ताराकासी के नाम से भी जाना जाता है। एक ज्वेलरी है ये जो उड़ीसा के कटक में बनाई जाती है, चांदी के पतले तारों को यूज करके ये ज्वेलरी बनाई जाती है। लक्की चूड़ियों का आपने नाम सुना होगा, हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, वहां पर लक्की चूड़ियों का कारोबार होता है। तेलंगाना की लक्की चूड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी पर है ये योजना। इसका उद्देश्य बेंगलुरु, उसके जो पड़ोसी क्षेत्र हैं वहां पर पीने का पानी उपलब्ध कराना और बिजली पैदा करना। अभी हाल ही में आपने सुना होगा बेंगलुरु में वैसे भी पानी की काफी कमी पड़ गई थी, पीने वाले पानी की भी। नेक्स्ट क्योटी टॉपिक से देखते हैं, जूस जैकिंग, ये एक साइबर अटैक, साइबर हमले से संबंधित है। आरबीआई ने जूस जैकिंग को लेकर मोबाइल फोन यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की थी। जैसे आप कहीं पर जाते हो तो आपको वहां पर कोई चार्जर लगा हुआ दिख जाए, मतलब कोई यूएसबी पोर्ट दिख जाए, या फिर कोई केबल ही मिल जाए जिससे सीधा आप डायरेक्ट अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, तो ऐसे कभी चार्ज मत करना। अपना खुद का चार्जर हो, उसके साथ खुद की वायर हो, तो ही चार्ज करना सेफ होता है। अदरवाइज वहां पर मालवेयर भी हो सकता है जिससे जो हैकर है वे आपका गोपनीय डाटा चुरा सकते हैं।
डीआरडीओ ने भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इस तकनीक से एक मिसाइल विकसित की है। उस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। इस मिसाइल का परीक्षण, अग्नि 5 का परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया था। और जो ये टेक्नोलॉजी है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इस तकनीक में एक ही मिसाइल में कई वारहेड लगे रहते हैं जो अलग अलग टारगेट पर हिट करते हैं। यानी मिसाइल एक ही रहेगी पर उसमें वारहेड कई लगे रहेंगे जो जो एक ही मिसाइल से लॉन्च होंगे और अपने अलग अलग टारगेट पर गिरेंगे, अलग अलग टारगेट को हिट करेंगे। ये टेक्नोलॉजी भारत सहित 6 देशों के पास है। बाकी 5 देश हैं अमेरिका यानी यूएसए, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके किस शेड्यूल के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है? इसके शेड्यूल 1 में हाथियों को डाला गया है। जिस भी एनिमल को शेड्यूल 1 में डालते हैं तो वो जंगली हो या बंदी हो तो किसी भी परिस्थिति में उस पर कब्जा नहीं कर सकते या उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। आईक्यू एयर निकालता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। 2023 में इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, पोल्यूटेड कैपिटल, दिल्ली थी। और सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो पहले पर था बांग्लादेश, सेकंड पर पाकिस्तान और थर्ड पर इंडिया, भारत। सबसे प्रदूषित राजधानी डिस्कस कर चुके हैं, नई दिल्ली थी, जो 2018 से लेकर 2023 तक लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल रही है। और सबसे प्रदूषित शहर, फर्स्ट पर है बेगूसराय, बिहार, सेकंड पर गुवाहाटी, असम और थर्ड पर न्यू दिल्ली है। जो ये इंडेक्स आया रैंकिंग, इसमें टॉप पर 4 शहर, 4 सिटीज भारत में ही है। टॉप पोल्यूटेड 50 सिटीज की बात करें तो उसमें से 42 भारत में ही है। हमारा कंट्री काफी पोल्यूटेड है, फिलहाल काम करने की जरूरत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी किया गया स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022, इस रिपोर्ट के अनुसार कुल लेपर्ड्स मतलब तेंदुए, कुल तेंदुओं की संख्या भारत में है 13,874, जिसमें सबसे ज्यादा तेंदुए लेपर्ड्स मध्य प्रदेश में हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं सदानंद वसंत दाते को। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी हैं। और फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई, फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी सालिजा धामी है। इसके साथ ही ये पहली वीमेन ऑफिसर थी जिनको इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन मिला था और पहली वुमेन थी जो फ्लाइट कमांडर भी बनी थी। पहली फीमेल कॉम्बैट पायलट यानी लड़ाकू विमान की पायलट अवनीत चतुर्वेदी है। भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है। सियाचिन ग्लेशियर में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है कुमार पोस्ट, इस पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं मौसमी चक्रवर्ती को। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री चेंज हुए थे, पहले मनोहर लाल खट्टर थे, फिलहाल है नायाब सिंह सैनी। और राज्यपाल है हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे एनसीएससी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन बने किशोर मकवाना। दक्षिण भारत में होली को कामधेन के नाम से जाना जाता है। अब अलग अलग स्टेट की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। होली को और किस किस नाम से मनाया जाता है अलग अलग स्टेट्स में? पंजाब में होला मोहल्ला के नाम से, उत्तर प्रदेश के बरसाना में लठमार होली के नाम से मनाई जाती है होली, असम में फगवा या देओल के नाम से। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में याओ सांग के नाम से होली मनाई जाती है। और पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा के नाम से होली मनाई जाती है। महाराष्ट्र में सिमगा के नाम से मनाई जाती है होली। केरल में मंजल कुली के नाम से होली मनाई जाती है।
शिग्मोत्सव महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। इस त्योहार को शिग्मोत्सव या शिग्मो उत्सव भी बोलते हैं। गोवा के आदिवासी समुदाय धान की अच्छी फसल के लिए ये उत्सव मनाते हैं। एक तरह से यह बसंत की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। नवरोज या नौरोज का त्योहार क्वेश्चन है, किस समुदाय में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ये पारसी समुदाय में नवरोज या नौरोज नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य था जो दिव्यांग लोग हैं उनको जागरूक करना, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना और साथ ही समाज को भी दिव्यांग जन के प्रति जागरूक करना। स्पोर्ट्स की बात करें तो इस साल 10वां प्रो कबड्डी लीग हुआ है, जिसमें विजेता टीम थी पुनेरी पल्टन और सेकंड नंबर पर जो रनर अप टीम रही है हरियाणा स्टीलर्स। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर असलफ मुस्तफ़ा है, पुनेरी पल्टन के खिलाड़ी हैं ये। और रेडर्स ऑफ द सीजन आसू मलिक जो दबंग दिल्ली से खेलते हैं। रेडर्स का मतलब होता है जो अटैकिंग साइड का प्लेयर है, जो कोर्ट में ओपोजिट टीम की साइड जाता है और वहां जाकर टैग करता है, उसको रेडर बोलते हैं। यंग प्लेयर ऑफ द सीजन योगेश थे, दबंग दिल्ली से ही थे ये। और डिफेंडर ऑफ द सीजन मोहम्मद रेजा चियान है, पुनेरी पल्टन के खिलाड़ी थे। प्रो कबड्डी लीग का जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो पवन सहरावत थे। तेलुगु टाइटंस ने इन्हें खरीदा था 2.61 करोड़ में। प्रो कबड्डी लीग 2013 में शुरू हुई थी और पहली बार प्रो कबड्डी लीग की विजेता टीम थी जयपुर पिंक पैंथर्स। और सबसे ज्यादा बार जीता है पटना पायरेट्स ने, 3 खिताब जीते हैं। और इस बार 2023 का खिताब जीता है पुनेरी पल्टन ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक रहेंगे अचंता शरथ कमल, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक की बात करें तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 776 बीसी में यूनान में इसकी शुरुआत हुई थी। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी, जो यूनान में ही आता है। भारतीय शतरंज महासंघ AICF यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं नितिन नारंग। ये AICF के सबसे युवा अध्यक्ष हैं और साथ ही हरियाणा स्टेट से भी AICF के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। AICF के फिलहाल उपाध्यक्ष दिव्येंदु बरुआ है। ये दूसरे ग्रैंड मास्टर है जिनको ये पद मिला हुआ है। ये तो दूसरे ग्रैंड मास्टर है, जो पहले ग्रैंड मास्टर जिन्हें उपाध्यक्ष का पद मिला था विश्वनाथ आनंद थे ये। लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर देख लेते हैं। 84वें ग्रैंड मास्टर थे वैशाली रमेश बाबू। 83वें आदित्य सामंत। 82वें ग्रैंड मास्टर थे भूपल्ला परनीत। और 81वें ग्रैंड मास्टर सयातन दास। 80वें ग्रैंड मास्टर थे विघ्नेश NR। वीमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 2 हुआ था, जो 23 फरवरी 2024 से 17 मार्च तक चला था। जैसे IPL है वैसे ही वीमेन्स के लिए वीमेन्स प्रीमियर लीग है। इसका सेकंड सीजन हुआ था, जिसमें विजेता टीम थी RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो IPL में तो कभी नहीं जीतती है। और उपविजेता टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। वुमेन्स प्रीमियर लीग में RCB टीम ने काफी अच्छा खेला था। रनर अप टीम दिल्ली कैपिटल्स। आयोजन इसका नई दिल्ली और कर्नाटक में हुआ था वुमेन्स प्रीमियर लीग का। कुल 5 टीम थी, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स और RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। फाइनल मुकाबला, इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए, RCB और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था, जो अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में, वहां पर यह लास्ट मैच खेला गया था। इसमें दूसरे पुरस्कार देखते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हेली मैथ्यूज बनी थी, जो मुंबई इंडियंस की प्लेयर है। और ऑरेंज कैप मिलता है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। एलिस पेरी को ऑरेंज कैप मिली है, RCB की प्लेयर है। टोटल इन्होंने 347 रन बनाए हैं। और पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट, सर्वाधिक विकेट लेने वाले प्लेयर को मिलते हैं। श्रेयांका पाटिल को पर्पल कैप मिला है, इन्होंने कुल 13 विकेट लिए थे। RCB की खिलाड़ी है ये। फेयर प्ले अवार्ड RCB को मिला है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड दीप्ति शर्मा, जो यूपी वॉरियर्स की प्लेयर है। इमर्जिंग प्लेयर श्रेयांका पाटिल को मिला है,
आरसीबी के खिलाड़ी हैं। संतोष ट्रॉफी की बात करें 2024 में जो हुई थी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है। फुटबॉल से रिलेटेड है और इसका आयोजन 2024 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और विजेता टीम थी सर्विसेज। रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम थी मुंबई और उपविजेता टीम रनर अप्स रही थी विदारो। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति का शुभारंभ किया। कीर्ति का मतलब है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। कीर्ति का उद्देश्य है 9 से 18 वर्ष के जो स्कूली बच्चे हैं, 9 से 18 साल की आयु में ही एथलीटों की पहचान करना। फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 2024 के मार्च में हुआ है। ये इवेंट्स गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में रखे गए थे और मैस्कोट है आस्था लक्ष्मी। सबसे पहली रैंक पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज की बात कर रहे हैं। 3 मार्च को नेशनल डिफेंस डे मनाया जाता है और 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस बार की थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन। 16 मार्च को, अभी 2020 से लेकर अब तक वैक्सीन काफी न्यूज में रही है, इस डे के भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है और इस बार की थीम थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो भेदभाव होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है रेस की वजह से, उसको एलिमिनेट करने के ऊपर यह डे मनाया जाता है। इस बार की थीम थी ह्यूमैनिटी नॉट रेसिज्म। 22 मार्च को विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो इस बार की थीम थी वाटर फॉर पीस। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है, मार्टियर्स डे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में इस दिन उनको फांसी हुई थी, उनकी याद में 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। अब अवार्ड्स को कवर करते हैं। एबल अवार्ड या एबल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को। एबल अवार्ड ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और गणित का नोबेल प्राइज भी कहते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। भूटान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल थिम्पू है, यहाँ की करेंसी है भूटानीज नगुल्ट्रम और किंग है यहाँ के जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये तो किंग है और यहाँ के पीएम है डॉक्टर लोटे शेरिंग। 33वां सरस्वती सम्मान मिला है प्रभा वर्मा को, कवि प्रभा वर्मा को। ये मलयालम भाषा की कवि हैं। सरस्वती सम्मान को साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है और भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में दिया जाता है। इस प्राइज को बिरला फाउंडेशन देता है। उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये पत्रकारिता में दिया जाता है पुरस्कार। देखो कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है ये आपको याद होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक तो ये अवार्ड याद होना चाहिए पत्रकारिता में दिया जाता है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड। सिर्फ इतना आ जाएगा रामनाथ गोयनका अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। और इसे देता है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। 2006 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। क्रिस्टियाना पिस्जोकोवा 71st मिस वर्ल्ड बनी है, चेक रिपब्लिक कंट्री से ये बिलोंग करती हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो मुंबई में है यहाँ पर हुआ था और इससे पहले इंडिया में 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व सीनी शेट्टी ने किया था। इससे पहले 17वीं मिस वर्ल्ड विनर कैरोलिना बिलावस्का थी जो पोलैंड से बिलोंग करती थी।
इंडिया से 5 मिस वर्ल्ड बनी है। सबसे पहले रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी 1966 में, उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994 में, फिर डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, और प्रियंका चोपड़ा सबसे लास्ट यही बनी है 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता था साइनेस पलासियोस ने, जो निकारागुआ से बिलोंग करती है। 96वां अकेडमी अवार्ड, अकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड किलियन मर्फी को, जो ओपनहाइमर में एक्टर थे। अगर क्वेश्चन आ जाए किसी फिल्म अवार्ड से रिलेटेड कि बेस्ट पिक्चर या बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, आपको याद नहीं है एग्जैक्ट, तो ओपनहाइमर पर आप तुक्का लगा सकते हो, या फिर बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड आ जाए किलियन मर्फी पे आप तुक्का लगा सकते हो अगर आपको उसका आंसर याद नहीं है तो। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लीडिंग रोल में एम्मा स्टोन को मिला है, जो इन्होंने पुअर थिंग्स में काम किया था इस वजह से। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल का अवार्ड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला है ओपनहाइमर में इनकी एक्टिंग के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है डेव वाइन जॉय रैंडोल्फ को द होल्डओवर्स में इनके काम के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है द बॉय एंड द हेरोन को, और शॉर्ट फिल्म में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वार इज ओवर इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिक ऑफ जॉन एंड योको। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देखो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, और सपोर्टिंग रोल के भी मेल का और फीमेल का आप याद रख लेना। बाकी ये 3 तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। ओपनहाइमर मूवी इन्होंने डायरेक्ट की थी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड 20 डेज इन मारियोपोल, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द लास्ट रिपेयर शॉप। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है द जोन ऑफ इंटरेस्ट, यूनाइटेड किंगडम की फिल्म है ये। आपको बताना है बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड किसे मिला था। बेस्ट म्यूजिक जो ओरिजिनल सॉन्ग में अवार्ड मिला है व्हाट वाज आई मेड फॉर, ये बारबी मूवी थी उसमें ये सॉन्ग था। आपको पता होना चाहिए प्रित्जकर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, आर्किटेक्चर में दिया जाता है। पूरा नाम है इसका प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। ये प्राइज किसी आर्किटेक्ट को दिया जाता है, और 2024 का अवार्ड मिला था ये रिकन यामामोतो को। अगर बात करें पहले भारतीय विजेता रहे थे इस अवार्ड के, बालकृष्ण दोषी, 2018 में इनको यह अवार्ड मिला था। मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है, ये एनीमिया से संबंधित है। मिशन उत्कर्ष का उद्देश्य था कि राज्यों में जो किशोर लड़कियां हैं, किशोर का मतलब 14 से लेकर 18 वर्ष तक की, इनमें एनीमिया की कमी को दूर करना था, जैसे आयरन की गोली देना। ऐसे कदमों से किशोर लड़कियों में एनीमिया की कमी को दूर करना था मिशन उत्कर्ष का मकसद। आईआर को कवर करते हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। आयरलैंड की बात करें तो यहाँ की कैपिटल डबलिन है, और करेंसी है यहाँ की यूरो। हाल ही में नाटो में यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 32वां सदस्य बना है स्वीडन। नाटो का गठन 1949 में हुआ था। ये समझ लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के खिलाफ एक मिलिट्री ट्रीटी की थी। 1949 में इसका गठन हुआ था, और इसके अभी तक टोटल कंट्रीज हैं 32। व्लादिमीर पुतिन रूस के 5वें कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इन्होंने निकोलाई खारितोनोव को हराया है। निकोले खारितोनोव व्लादिमीर पुतिन के ऑपोजिट खड़े हुए थे इलेक्शन में। हंगरी के प्रेसिडेंट बने हैं तामास सुलियोक। हंगरी की बात करें तो यहाँ की कैपिटल बुदापेस्ट है, और करेंसी है यहाँ पर हंगेरियन फोरिंट। पाकिस्तान में भी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं शहबाज शरीफ को, और प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के कैपिटल की बात करें इस्लामाबाद कैपिटल है, और करेंसी यहाँ की पाकिस्तानी रुपी। मलेशिया से हम 2 एक्सरसाइज करते हैं। एक का नाम है समुद्र लक्ष्मण, जो एक समुद्री अभ्यास है। भारत और मलेशिया की नौसेना के मध्य ये अभ्यास होता है। और दूसरा है हरिमऊ शक्ति, ये भी सैन्य अभ्यास है भारत और मलेशिया के मध्य। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस को देखते हैं।
यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया है, जिसमें भारत की रैंक 108 है। शीर्ष देश की बात करें तो डेनमार्क है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 134 है। टॉप पर स्विट्जरलैंड कंट्री है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने जारी की है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। इसमें भारत की रैंक 126 है। इसमें टॉप पर रहा है फिनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यानी जो हथियार खरीदता है दूसरे देशों से, आयात करता है, सबसे ज्यादा हथियार आयात करता है भारत यानी इंपोर्ट करता है। इसे स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ये इंडेक्स निकालती है। और सेकंड नंबर पर है सऊदी अरब। अगर हथियार निर्यातक देश की बात करें जो एक्सपोर्ट करते हैं, 2019 से 2023 के बीच में पहले नंबर पर रहा है यूएसए, सेकंड पर फ्रांस और थर्ड पर रसिया। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। इससे भारत की रैंक 42 है, 42। शीर्ष पर है यूएसए। लॉ एंड जस्टिस टॉपिक को कवर करते हैं। इंडिया ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया है, सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसका उद्देश्य है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन 3 देशों से आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, इनके 6 धार्मिक अल्पसंख्यक कौन होंगे? हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, पारसी और ईसाई, इनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। जिनको 2014 के बाद 5 साल हो गए हैं उनको नागरिकता मिलेगी। ये कंडीशन ये है, बस ये 3 कंट्री से होने चाहिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। और जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक है इससे रिलेटेड होने चाहिए वो रिफ्यूजी। दुनिया का पहला देश जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है, फ्रांस ने संवैधानिक अधिकार दिया है गर्भपात को। यहाँ की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है फ्रांस की यूरो। अभी हाल ही में सबडक्शन जोन की खोज की गई है। ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में इसकी खोज की गई है। सबडक्शन जोन पृथ्वी का वो एरिया होता है जहां पे 2 टाइटैनिक प्लेट्स टकराती है। अब बात कर लें स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की, तो ये मोरक्को, अफ्रीका के मोरक्को और यूरोप के स्पेन को सेपरेट करता है और कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से। जलडमरू मध्य बोले या स्ट्रेट, इसका मतलब होता है पानी के 2 बड़े एरिया बीच में एक पतली लाइन से, पानी की पतली लाइन से कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन, बीच में एक पानी का ही रास्ता बना हुआ है, उससे कनेक्ट होते हैं जिसे स्ट्रेट बोलते हैं। ऐसे स्थल डमरू मध्य होता है, उसमें ये एरिया और ये एरिया स्थल का रहता है और बीच में जमीन की एक बहुत ही पतली सी लाइन रहती है और दोनों तरफ वाटर रहता है। इसे इंग्लिश में इस्थेमस बोलते हैं। मैरीलैंड यूएसए में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज है, वहां पर कंटेनर जहाज टकरा गया था, उससे वो ब्रिज टूट गया था। यूएसए के मैरीलैंड में है ब्रिज, ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये मैरीलैंड है। ये ब्रिज फ्रांसिस स्कॉट की के नाम पर था, जिन्होंने अमेरिका का नेशनल एंथम लिखा था। अमेरिका के नेशनल एंथम का नाम है स्टार स्पेंगल्ड बैनर। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? शीतल देवी को घोषित किया है। वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट चुनी गई थी एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा। बुक्स की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक बुक लिखी है पीएस श्रीधरन पिल्लई जी ने, गोवा के गवर्नर हैं ये। स्वेलोइंग द सन ए नोवेल लिखी है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। या फिर आप सिंपली हाल फिलहाल के नाम से सर्च करिए, लोगो देखिए, स्क्रीन पर आपको एड्रेस मिल जाएगा।
अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।